नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़ी सियासी पारी की। हरियाणा में एक बार फिर कमल खिला है, यानी कि सरकार की हैट्रिक लगी है। और हरियाणा के जो इतिहास रहा 57 साल में, ये बताया जा रहा है कि कंटिन्यू सरकार बनाने का फायदा बीजेपी को मिला है। यानी कि एक बड़ी जीत दर्ज करके इस मिथक को तोड़ा है कि कंटिन्यू सरकार बनी बनती। 2 बार की बनी है, लेकिन तीसरी बार की बात कही गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रिजल्ट ने भी जरूर चौंका है। माना जा रहा था कि भाजपा ने 370 को हटा करके वह एक नया इतिहास रचा, तो जनता भी उसी तरह से इतिहास रचेगी। वहां एनसी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएंगे। इधर नायब सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और उसकी जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे। खैर, लेकिन ये जीत और हार के काफी मायने हैं। हम एक जर्नलिस्टिक चर्चा करेंगे। 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि हरियाणा की हार के क्या कारण हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पिछड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। हमारे साथ आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं, राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं और प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी मंथन चल भी रहा होगा वहां पे, तो चौपाल से लेकर के और आगे तक चर्चाएं चलती हैं। हार के क्या कारण लग सकते हैं? क्योंकि एक दिन पहले तक ये पहला एक ऐसा स्टेट देख रहा था जहां पे पत्रकारों से चर्चा हो या फिर एग्जिट पोल की जो एजेंसीज थी, मीडिया रिपोर्ट्स में देखा हमने, किसी ने भी बीजेपी को सत्ता नहीं सौंपी। पब्लिक ने लेकिन सत्ता सौंपी। तो ये इस पे कुछ मंथन चल रहा है हरियाणा में इस वक्त। देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां, सारा मीडिया, सारे अखबार, इतने बुद्धिजीवी थे। मैं भी आपको चैनल पे बोल रहा था कांग्रेस ज्यादा बढ़नेगी, तो सारे तमाम कयास, तमाम सर्वे फेल करते हुए जो ये रिजल्ट आया है, उसका मंथन में यही सामने आ रहा है कि यहाँ हरियाणा में विशेष रूप से जाट नॉन जाट का चुनाव बन गया था। तो दरअसल क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बहुत ज्यादा हुई थी, तो यह अनुमान लगाया जा रहा था भाई बीजेपी के खिलाफ हुई है। लेकिन जो नॉन जाट वोटर था, गैर जाट जो वोटर था, वो साइलेंस था, बोल नहीं पाता। अब इसको ये समझे हम, दबंगता रहती है थोड़ी सी, बाहुल जिसकी ज्यादा लोग हैं जातियों के, उस कारण वो नहीं बोल पा रहे, चुपचाप वोट ही दिया है, या और कुछ हो, जो भी रहा हो। लेकिन उसमें और कोई इसमें फैक्टर नजर ऐसा आ नहीं रहा, क्योंकि जो उनका घोषणा पत्र दोनों दलों का समान सा ही था। वो 2000 महिला को दे रहे हैं, वो 2100 दे रहे हैं। वो भी सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी सिलेंडर दे रहे हैं। वो भी पेंशन दे रहे हैं बुजुर्ग को उतनी, वो भी उतनी दे रहे हैं। उसमें तो कोई ऐसी फर्क वाली बात ही नहीं। वो 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं इतनी नौकरी का वादा कर रहे हैं। वादा जो है वो चीज तो यहाँ बिल्कुल वो इस चीज रही नहीं। बस यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव में जो होना था वो ही हो गया। 27%, 23 से 27 के बीच में जाट है, तो उस हिसाब से ही हो गया। और जो जाट वोटर है वो कांग्रेस को ज्यादा गिरा। अब देखिए स्थिति क्या रही है। यहाँ जो 10 सीट पिछली बार थी, भाजपा की साथी जननायक जनता पार्टी, वो 1% से कम वोट पे सिमट गई। और आम आदमी पार्टी का तो बहुत बुरा असर हुआ है, जमानती साफ हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल ने थोड़ा सा करके 4.25% के करीब वोट लेके 2 सीट टोटल परिवार, देवीलाल परिवार से उनकी आई है, वो कर। लेकिन वो और जहां देखें आप, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक हार गए। बड़े बड़े जो अपने आप को वीरेंद्र सिंह जो के सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, बहुत जबरदस्त उनका रुतबा है क्षेत्र में। छोटे राम जो रहे किसान नेता बड़े, उनके नाती कहलाते हैं, उनका बेटे चुनाव हार गए। तो ऐसे ऐसे बड़ी और चीजें भी आई हैं। तो उसमें जो मेन और तो यहाँ कुछ अभी निकल के ऐसी चीज नहीं आ रही। हाँ, हालांकि कांग्रेस उस तरफ भी फिर चली गई है कि हमको तो ईवीएम का थोड़ा सा इस पर करेंगे कि भाई बहुत शिकायतें आई हैं, उनको इकट्ठी करके। ईवीएम में कई बैटरी डाउन थी, कई नहीं चली। वो जो चलना है, जो स्थिति वो चलनी, वो चल ही रही है पूरी। तो मुख्य रूप से तो अभी इसके अलावा तो कोई और ऐसी चीज सामने नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तो ये माना जा सकता है कि जो कांग्रेस का दावा था, आरोप था कि
पहलवानों के साथ हो, किसान आंदोलन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, वो तमाम चीजों ने जाट वर्सेस गैर जाट का जो मुद्दा चला उसमें दफन हो गए। देखो तो जीता वही सिकंदर। अब मोदी जी बार बार कहते हैं बिन खर्ची नौकरी, तो इसका मतलब उनकी बात सही निकली। पहलवानों का वो कहते कि इन कांग्रेस का बनाया हुआ एजेंडा है, वो भी इसका बात उनकी बात सही निकली। किसानों का जो बैठे हैं, हालांकि देखो किसान का जो आंदोलन है वो, उसमें एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो किसान के आंदोलन में मुख्य भूमिका पंजाब के किसानों की है। हरियाणा के किसानों ने उनका सहयोग जरूर किया कि जैसे खाना पीना कर देना ये वो, लेकिन ऐसे उग्र आंदोलन उसमें हरियाणा का किसान गया नहीं, शामिल नहीं हुआ कि वहां लेके ट्रैक्टर ही पड़ गया या चला गया। ये अलग तरह से रहा इनका कि जैसे बूथ लगा दिए, वहां छाछ पहुंचा दी, घी पहुंचा दिया, दूध। हरियाणा के किसान ने इस तरह का वो किया था। हाँ, ये पहलवानों का तो जबरदस्त चला था, सबने पूरे देश ने देखा। अब उस आंदोलन की भी कोई ऐसा असर देख लो, वो बड़ी मुश्किल से किनारे पे आके जो नेशनल खिलाड़ी ओलंपियन जीती है वो विनेश फोगाट जी, वो बिल्कुल ही एक बार तो पिछड़ गई थी बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत चलिए मैं अभी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं आदित्य कांत जी का रुख करना चाहूंगा। सर, हरियाणा के समीकरण प्रमोद जी बता रहे हैं क्योंकि लंबे समय से वो वहां पे जर्नलिस्ट हैं, देख रहे हैं, बड़े इस इलेक्शन को भी काफी नजदीक से देखा उन्होंने। लेकिन बात जम्मू कश्मीर की जाए, जम्मू कश्मीर में ये तो माना जा रहा था कि क्लियर मेजोरिटी शायद किसी को नहीं मिली, लेकिन इस इंडिया गठबंधन को क्लियर मेजोरिटी मिली है वहां पे। बीजेपी को धारा 300 आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में क्या वास्तव में एक बड़ी चुनौती थी उसके सामने? एक साख से जुड़ा हुआ चुनाव था, या बड़ी चुनौती यही थी कि वहां चुनाव ही सही तरीके से कराया जाए? उसमें तो मुझे लगता है कि इसी केंद्र सब सफल रहे कि अच्छी जो वोटिंग हुई है अच्छी उसके अंदर हुई है और अच्छा उसका मत प्रतिशत भी रहा। लेकिन रिजल्ट की को लेकर के बीजेपी को कुछ चिंता की बात कही जा सकती है? बिल्कुल योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने 370 के बाद जो एक तरह से पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था और 370 की जो रिपरकशंस के बारे में जो बात की थी कि उस हिसाब से आई थिंक लोगों की एक तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, और 370 के बाद जिस तरह की एक इमेज प्रोजेक्ट हुई थी कि वहां पे पूरी तरह से शांति कायम करने का एक पूरा का पूरा वो चलेगा और लोगों में हर तरह की उनको सहूलियत भी दी जाएंगी, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि वहां पे लोगों को वो एक्सपेक्टेशंस पूरी तो नहीं हुई। और कुछ हमने देखा भी है कि पिछले काफी टाइम में जो वोटर्स को एक मेरे ख्याल से वो क्लियर मैंडेट देना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह की वहां पे अलायंस हो या कुछ हो, और जो नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज शायद ये है कि इन्होंने एक 10 साल के बाद अब वहां पे इलेक्शंस हुए हैं। बेशक आपने सही कहा कि इलेक्शन पूरे अच्छे ढंग से हुए हैं, वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों में ये था कि एक क्लियर मैंडेट वो देना चाहते थे और उनको था कि वहां की जो ये पार्टी है अब इसी हिसाब से किया जाए। तो अभी आगे बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी अभी तक जो इनकी स्ट्रेटेजी दिख रही थी वो यही दिख रही थी कि वो वोट के डिविजन्स पे और जो बाकी के जो वहां पे कैंडिडेट्स हैं या पार्टीज हैं उन पे ज्यादा रिलाय करना, और वो उस चीज पे ज्यादा फोकस उनका है कि किसी तरह से एक क्लियर मैंडेट ना बने जिसका बीजेपी को फायदा हो जाए। तो निश्चित तौर पे बीजेपी वैसी जड़ें नहीं बना पाई जो एक एक्सपेक्टेड थी कि 370 के बाद उनको एक क्लियर उनकी तरफ एक लोगों का रुझान बढ़ेगा, जो शायद जिसमें बीजेपी उस हद तक सक्सेस नहीं हो पाई है। तो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं उनके लिए। राशिद इंजीनियर को लेकर के भी काफी कहा गया कि एक तरफ आपको आतंकी मान करके चलते हैं, दूसरी तरफ आप पे उनको जमानत दिला करके और सीधे वहीं पे भेजते हैं। और उमर अब्दुल्ला ने तो एक दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी ने गोद में बैठा करके उन्हें रवाना किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। निर्दलियों पे काफी बाजी मारी जा रही थी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये देखें इस पूरे इलेक्शन के दरमियान, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, जिसका ये माना जा रहा था कि पता नहीं वो कांग्रेस से हट करके क्या गुल खिला देंगे, उनका लगता है कि बहुत बड़ा उनके लिए एक सेटबैक का हुई सिलेक्शन को। बिल्कुल, ये गुलाम नबी आजाद के बारे में तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले ही एक अंदाजा लग रहा था कि वो इतने इफेक्टिव ऑलमोस्ट स्पेंट फोर्स की तरह उनको देखा जा रहा था। तो और उन्होंने जिस तरह से रिटायरमेंट से पहले भी जिस तरह से मोदी जी ने भी उनके बारे में कुछ बातें कही थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि उनका रुझान बिल्कुल पता नहीं कब वो बीजेपी ज्वाइन कर लें।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनको एक बीजेपी के साथ जोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया था उनको, और वो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि उनकी अब आगे कोई इस तरह की कोई भविष्य उतना रहा है और उतने इफेक्टिव फोर्स साबित हो पा रहे हैं। बट निश्चित तौर पे अब जो आगे देखने वाली बात है वो ये होगी कि अब जो गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह से उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और किस तरह से वो कर पाएंगे। जैसे अभी उमर अब्दुल्ला की उनकी मैं स्टेटमेंट कहीं देख रहा था कि वो चाह रहे थे कि उन्होंने कहीं पे बयान भी दिया है, आई थिंक अभी उसके एकदम बाद रिजल्ट के, कि हम चाहेंगे कि सेंटर किसी तरह की पॉलिटिक्स ना करे। तो वो आने वाले समय की एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि सामंजस्य जो है जम्मू कश्मीर में किस तरह का होने वाला है। ये सब अब देखना होगा हमें। देखिए कुछ चीजें हो रहे हैं अभी यहाँ पे, जैसे कि मैं लंबे समय बाद में अभी देख पा रहा हूँ कि मुफ्ती परिवार की पारिवारिक सीट है, उससे इल्तिजामा हार गई चुनाव, महबूबा की बेटी, ये लंबे समय बाद में हुआ है। तो एजेंडा जो था बीजेपी का, राष्ट्रवाद का हो या फिर वहां पे 370 को हटाने का हो, जम्मू तक तो ठीक रहा, लेकिन घाटी में उसका ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। वो वही हुआ जो वहां के लोगों के नाराजगी के जरिए वोट में तब्दील मान के चलिए, या इनका प्रभाव कहें इसे कि जो गठबंधन था उसका प्रभाव था इस पे। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि एक तो हम अगर वैसे हरियाणा की भी बात करें, जैसे हुड्डा साहब का भी था, ये एक मुझे लगता है कि एक जो वोटर्स के माइंड में एक चीज तो क्लियर है कि वो एक जो फैमिली पॉलिटिक्स है या इस तरह के ये जो भाई भतीजावाद है, इसकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे, आई थिंक इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम होती जा रही है। बेशक मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन हरियाणा में भी एक फैक्टर ये भी देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस को एक जो अनएक्सपेक्टेड हार मिली है, कि बीजेपी ने शायद इस चीज को यहाँ पे तो एनकेश अच्छे से किया है कि जो एक फैमिली की हेरिडिटरी चल रही थी इनकी, और जो इनका सोनीपत और रोहतक वाला बेल्ट है जो एक पर्टिकुलर जात से संबंधित है, तो लोगों को ये लग पड़ा था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही क्यों डोमिनेट करे। तो वही फैक्टर मुझे लगता है कि यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी काफी हद तक इस केस में हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 70 इयर्स के आसपास उस पार्टी में पहली बार, जैसा आपने कहा है, वो हार हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब सारी पार्टीज को अपने मुद्दे अपने आप को इवॉल्व करके डेवलपमेंट ओरिएंटेड और उनको कनेक्ट एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है सारी पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए हरियाणा में और बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में देखना होगा। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, मैं हरियाणा का ही जिक्र करूंगा क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है और एनसीआर का हिस्सा है, नजदीक पड़ता है दिल्ली के, तो सबकी निगाह टिकी हुई थी कि हरियाणा में क्या होगा। यहाँ आपको लगता है कि बीजेपी ने, जैसे कहा जाता है कि अपना आम भाषा में बोलता है कि ठंडी करके खाइए, तो उस तरह से देखा। यहाँ कांग्रेस की जो भीड़ थी और सभाओं में दिखाई दे रही थी, हुड्डा का रेला जो चल रहा था, बीजेपी उससे बड़ी बारीकी से देख रही थी। और जब लगा बीजेपी को कि जाट वोट उसके खाते में नहीं जाएंगे, तो इसे क्यों ना गैर जाट में तब्दील किया जाए। मैं थोड़ा सा पीछे आपको उत्तर प्रदेश में लेके जाऊंगा। जब मायावती का लगा कि जाटो और गैर जाटो, उसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे चाहे नायब सैनी की बात हो या जो दूसरे ओबीसी के जो कास्ट हैं, उनको बुलाने की भरपूर कोशिश की और साइलेंट वोट के रूप में उसे तब्दील कर दिए। देखिए योगेंद्र जी, हरियाणा का जो चुनाव है, बीजेपी ने बड़ा स्ट्रेटजी की लड़ा, रणनीतिक तौर पर लड़ा, बड़ा मतलब या तो उनकी गोपनीय रणनीति थी, उन्होंने जाट वोटों का एक पोलराइजेशन करने दिया, तो उससे गैर जाट वोट, जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब पोलराइजेशन हो गया, जाट बिल्कुल एक तरफ हो गए, तो गैर जाटों में कहीं ना कहीं वो चीजें आई, तो वो भी एकजुट हो गए, वो बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए। अब इस पूरे खेल में आप शेड्यूल कास्ट की सीटें देखिए, दलित सीटें, मैं भी देख रहा था, पढ़ रहा था कि बीजेपी ने हरियाणा में 20% के करीब दलित वोट है, उसमें कोई 6 या 7% जो डोमिनेट करता है वो जाटव दलित है। जाटव यानी शैलजा जिस कम्युनिटी से आती है, मायावती जिस कम्युनिटी से आती है, बाकी 12-13% गैर जाटव दलित भी है। तो बीजेपी ने पूरा फोकस गैर जाटव दलित वोटों पे रखा। बीजेपी ने आप देखिए 9 सीटें जो जीती है, 9 टिकट दलितों के, जो 9 टिकट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटें थी, उसमें से 9 सीटें वो गैर जाटव दलितों के उम्मीदवार बनाया, तब उसमें 9 में से 7 बीजेपी के वो जीत गए। तो एक उन्होंने स्ट्रेटेजी की, जाट और जाटव उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से
गैर जाट और गैर जाटव वोटों को अपनी तरफ पोलराइज किया। वो एक तरफा हो रहे थे, जाट जब एक तरफा हो रहे थे। आप पिछले 10 सालों का एक हरियाणा का वो राजनीतिक इतिहास देखें तो गैर जाट मुख्यमंत्री बना तो एक बीजेपी ने एक ये भी चीज बनाई कि कांग्रेस ने बहुत से आंदोलन किए, किसान आंदोलन के नाम पे या आरक्षण के नाम पे या कुछ ये सब तरीके के आंदोलन वहां हरियाणा में हुए। तो उसके पीछे बीजेपी ने इस चुनाव में कई गोपनीय रूप से गैर जाटों में ये मैसेज दिया कि देखो गैर जाट मुख्यमंत्री एक जाट समुदाय सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए बार बार आंदोलन करता है, वो उसको अनसक्सेस करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये भावना, ये भाव गैर जाटों में आया, वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं एकजुट हुए। अब आप देखिए कि जो भी बीजेपी ने 16 टिकट जाटों को दिए तो उसमें से करीब बीजेपी के जाट 10-12 जाट जो बड़े कैंडिडेट थे वो भी हार गए चुनाव, और कांग्रेस ने तो 26 या 27 जाटों को टिकट दिए। इसी बात को लेकर तो शैलजा नाराज हुई थी कि उसके समर्थकों को नहीं दिए, फिर शैलजा को जाति सूचक गालियां दी गई तो वो हुड्डा समर्थकों ने दी, तो वो दलित समुदाय भी कहीं बिदक गया कांग्रेस से। जब इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के अनुकूल पूरी परिस्थितियां थी, बीजेपी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, खराब प्रदर्शन, सब कुछ। लेकिन ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है या हुड्डा का? नहीं, इसको पर्टिकुलर हुड्डा का ही आत्मविश्वास माने। उन्होंने कांग्रेस आला कमान को भी अपने उसमें ले लिया प्रभाव में कि नहीं मेरे रहते हुए मैं सब संभाल लूंगा, आप जीतेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं, बीजेपी के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो आत्मविश्वास कांग्रेस के नेताओं में भी आ गया। तो अब वहां राजनीति में देखिए, अब एक ही पार्टी में विरोधी भी होते हैं, तो वहां हुड्डा के विरोधी थे शैलजा, दीपेंद्र सिंह, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहे। शैलजा का मौन रहना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गया। आखिर में चुनाव के 2-3 दिन पहले एकजुटता जरूर दिखाई, लेकिन जब तक मैसेज पूरा पहुंच गया था हर एक वर्ग में, जिस वर्ग से, जिस समुदाय से शैलजा आती है उस समुदाय में ये मैसेज चला गया था, नहीं यदि कांग्रेस पावर में आ गई तो हुड्डा सीएम बनेंगे और हमारी दुर्गति होगी, या जो भी है, मतलब उनकी पूछ नहीं होगी दलित समुदाय की। तो वे सब कारण रहे, तो उनको सबको ये लगा कि नहीं फिर तो बीजेपी ही ठीक है। अब आप इस चुनाव के नतीजे देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की पिछली बार से दोनों की सीटें बढ़ी है। बीजेपी की 8 सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस ने भी 6 सीटें बढ़ाई है, लेकिन बीजेपी आगे, बहुत आगे पहुंच गई, बहुमत से आगे निकल गई। तो कांग्रेस अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी उसका कहीं फायदा नहीं उठा पाई। वो गुटबाजी का या कई कारण उसको मान सकते हैं, पोलराइजेशन भी होना जाट और गैर जाटों का। तो जहाँ दबंग और वो डोमिनेट करने वाली कास्ट होती है तो उसके खिलाफ दूसरी जातियां, भले ही वो छोटे छोटे समुदाय में हो। कांग्रेस ने आखिर में कहीं ना कहीं जब देखा कि गैर जाट एकजुट हो रहे हैं तो कुछ शगुफे उन्होंने भी छेड़े। जैसे योगी आदित्यनाथ वहां हरियाणा में प्रचार करने आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ये एक पासा फेंका, कांग्रेस की तरफ कहा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान ब्राह्मणों का योगी आदित्यनाथ ने किया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जो पहले पोलराइज हो चुके थे, जो गैर जाट थे, जिसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, ओबीसी समुदाय के लोग, वो सब एकजुट हो गए थे कांग्रेस के खिलाफ। उनको लगने लगा था कि कांग्रेस में एक ही परिवार, एक ही जाति समुदाय समाज डोमिनेट करेगा। तो उस नाते कहीं ना कहीं मैं उस रूप में भी इसकी कांग्रेस की एक हार को देखता हूँ। जी प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये मैं चुनाव की जो बात समझ पा रहा हूँ हरियाणा को लेकर के, या जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का भी अपना एक अलग एजेंडा रहा कि वहां पे भाजपा से जो नाराजगी रही वो घाटी में रही और जम्मू में भाजपा के पक्ष में काफी माहौल रहा। हालांकि मिस्टर रैना चुनाव हार गए और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन बात हरियाणा की अगर हम बात करें तो जैसे नाराजगी की बात आती, आत्मविश्वास हुड्डा का एक कुछ चीज ऐसी है जिसकी वजह से नाराजगी जो रही और नीचे वो समझ नहीं पाए कि क्या चीजें चल पा रही हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि चाहे विकास का मुद्दा हो, दूसरी चीजें, उनसे ज्यादा परिवारवाद या दूसरे जो समीकरण, तत्कालिक जो चीजें बनी उसी पर पूरा इलेक्शन फोकस रहा। तो रणनीतिक चूक इसे कहा जा सकता है कांग्रेस की। ये जीत सकती थी क्योंकि लोग माहौल बता रहे थे, कहा भी जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने साइलेंट तरीके से जिस तरह से रणनीति बनाई उसमें पूरी तरह से इनकी जो ऊपरी स्तर पे जो एक आभा मंडल तैयार किया था वो धराशायी होता दिखाई दिया।
देखो योगेंद्र जी, चुनाव जीतने का फैक्टर में एक तो काम नहीं करता, फैक्टर कई होते हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर ये जातिगत ही रहा। ये बीजेपी ने वास्तव में, जो जैन साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी सूझबूझ से चुनाव लड़ा। ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी जब इन्होंने जाट प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर ब्राह्मण बनाया, चीफ मिनिस्टर पंजाबी हटाकर ओबीसी। अब यहाँ देखें आप, ये केवल इतनी तक सीमित नहीं रही, मंचों पर भी ये लड़ाई हुई। मंचों पर मोदी जी जातिगत ओबीसी से शुरू करके भाषण ओबीसी पे खत्म होता था। पूरी तरह से वो बोलते थे कि दबंगई बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगा, हम ओबीसी को उठाएंगे, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उनका ज्यादातर भाषण इसी पर फोकस रहा। अमित शाह जी का भी इसी पर रहा। फिर राहुल गांधी की जो सभा हुई उसमें भी ये जातिगत मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठा और उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, सरकार सभी जातियों की होगी, एक किसी की नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर तो कांग्रेस में भी था इस चीज का कि ये जातिगत जो मुद्दा पूरी तरह उठ चुका है। अच्छा, मंचों पर जो बड़े लीडर्स ने जब इस तरह की उठी बातें, तो फिर इसको जनता ने शायद कैच किया। अब पिछला चुनाव था, पूरी तरह जाट हो गया था। फिर इन्होंने जो छोटे लीडर्स हैं, जब जहां जहां हारने का ऐसी स्थिति आई, तो वहां ये मुद्दा जबरदस्त तरीके उन्होंने आग में डालने का जब अपना काम करा। अब जो जीतने के लिए तो युद्ध और राजनीति में सब जायज है, जीतना है चुनाव वो करने के लिए। आप यह अचंभा करेंगे क्या, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी और राजपूत, इन जातियों में अब 8 ब्राह्मण या चुनाव जीते, जिसमें 7 बीजेपी के हैं, पहली बार हरियाणा विधानसभा में। तो ये एक पूरी रणनीति के तहत जो बीजेपी ने जो किया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, वो पूरा मिला है, फायदा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, मैं आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा। समय कम है, लेकिन आप और राजीव जी से मैं 30-30 सेकंड में आपका एक वो लेना चाहूंगा, एक्सपर्टीज व्यू। हरियाणा पे अगर चलिए हम फोकस करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद चल रही है बीजेपी में, और ये कवायद नहीं, लोग कह रहे थे कि तनाव भी चल रहा है, ये मोदी का करिश्मा बताया जा रहा है जीत के लिए। तो यह माना जा सकता है कि मोदी का कद और बढ़ गया, और जो एक प्रेशर उन पे था, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर या दूसरे डिसीजंस को लेकर के, और फ्री एंड और दे पाएंगे वो। देखिए, डेफिनेटली प्रेशर तो कम हुआ है, क्योंकि एक अभी जो लोकसभा के बाद ज्यादातर एनालिटिक्स ने या हमने भी, सब लोगों ने एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही थी कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, और उसमें लोकसभा के बाद ये बात आ रही थी, और हरियाणा को और इवन आगे जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन है, सब लोग कह रहे थे कि अब एक एक करके बीजेपी का किला ढहता जाएगा। लेकिन एक तो उस मोमेंटम पे ब्रेक लगी है। मोदी जी की इमेज बेशक अब थोड़ी सी स्टेचर, अब वो उस पे जो लोग उनके क्रिटिक्स थे, उस पे डेफिनेटली एक ब्रेक तो लगी है क्रिटिसिज्म की। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में आरएसएस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने फिर से एक बार सपोर्ट में आ गई थी, जो कि शायद पिछले लोकसभा इलेक्शंस में आरएसएस ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। तो अब उससे ये कहना कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करने पे आरएसएस की से कम तो नहीं होगी, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी आएगी, और जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें एक बीजेपी के वर्कर्स में या जितने जो एक्टिव कैंडिडेट्स होंगे या सब होंगे, मुझे लगता है कि उसमें एक उनकी स्पिरिट अब ऊपर हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, जो शायद अभी बिल्डअप होता जा रहा था। तो मुझे लगता है आज के रिजल्ट्स ने वो एक परसेप्शन चेंज कर दी है जो कि बिल्डअप हो रही थी बीजेपी के अगेंस्ट। बाकी देखना होगा, बिकॉज हर स्टेट अलग अलग होती है, वो देखने वाले रहेगा कि महाराष्ट्र में क्या। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक आम चर्चा थी राजीव जी, एक बड़ी बात थी कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू होगा। हरियाणा से डाउनफॉल नहीं करके बीजेपी का ब्रूमिंग एक स्टेज कहा जाएगा कि यहाँ से शुरुआत हुई है वापस। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, अब हरियाणा का जो नतीजा आया है उससे कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं कि बीजेपी को बूस्टर डोज मिली है इस नतीजे से, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा सीटें लाई और अच्छे मार्जिन से सरकार तीसरी बार बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी किसी भी पार्टी के लिए बहुत खराब होती है, उसका तीसरी बार बनना तो निश्चित तौर पर अब नायब सिंह सैनी वहां के नायाब साबित हुए हैं पार्टी के लिए। तो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी कहीं ना कहीं अब एक मतलब, मैं नेतृत्व की बात छोड़िए, बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है उसको भी कहीं ना कहीं उत्साह में ला दिया इस नतीजे ने। आप ये देखिए,
चुनाव में हरियाणा में 64 पॉइंट कुछ परसेंट मतदान हुआ था, अब विधानसभा में 67 पॉइंट हुआ और 3% की जो बढ़ोतरी हुई, वो 3% जो बढ़ोतरी हुई मतदान में, वो पूरा का पूरा बीजेपी के खाते में गया है। अब वैसे आकलन तो आने वाले समय में होगा और आंकड़े स्पष्ट होंगे जब जाके, लेकिन जो 3% के मतदान में बढ़ोतरी हुई, वो बीजेपी का वर्कर कहीं घर से निकला, उसने मतदान प्रतिशत को बढ़ाया और उसका बिल्कुल आप सही करें। चले, मैं माफी चाहूंगा, कुछ एक चीजें थी जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई, वो मुझे लगता है कि उसका भी कुछ इस चुनाव में जवाब मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी शायद हो सकता है और अब स्पीडली इस पे काम कर पाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी और मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन हरियाणा से वो भी एक जो स्थिति बनी थी वो टूटती नजर आएगी। कई पहलू ऐसे हैं कि उत्साह की बात कही जा रही थी, नेगेटिविटी जो बीजेपी में बढ़ती जा रही थी, वो शायद अब एक पीछे चली जाएगी और कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेंगे। जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होगा, उसके लिए बूस्टर डोज ये साबित हो सकते हैं। खैर, हर चुनाव की, हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन फिलहाल जो चीजें बनती हैं एक जीत और हार से, उसका असर जरूर कार्यकर्ताओं के मानस पटल पे पड़ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।